नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियां। बिहार में 15,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। आज से 16 अप्रैल तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। 37 जिलों में होगी होमगार्ड की बहाली। रबी फसलों के नुकसान पर भरपाई के लिए करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि की समय सीमा बढ़ी, अब 21 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार विधानसभा सत्र समाप्त होने की अवधि बदली, 28 की बजाय अब 27 मार्च को ही समाप्त होगा विधानसभा का सत्र। रमजान के अंतिम जुमे की वजह से लिया गया यह निर्णय। बिना ऐप के दिखेगा नए कॉलर का नाम। जियो एयरटेल वीआई लाएंगे नया कॉलर नाम फीचर। CNAP फीचर से अनजान कॉल्स पर दिखेगा कॉलर का नाम। टैक्स डिफॉल्टरों के लिए सुनहरा मौका। 31 मार्च तक एक मुश्त बकाया टैक्स जमा करें। अर्थदंड और ब्याज में भी मिलेगी छूट। OTT प्ले अवार्ड 2025 में मनोज का धमाल। मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर का मिला अवार्ड। डिस्पैच के लिए मनोज बाजपेयी को मिला यह अवार्ड। आज खेला जाएगा SRH बनाम LSG मुकाबला। हैदराबाद को अब तक लखनऊ से मिली है कड़ी टक्कर। हैदराबाद को घरेलू मैदान पर लखनऊ से मिलेगी चुनौती। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की। बैंक ऑफ बड़ौदा में 146 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ह्यूमन रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 146 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें रिलेशनशिप मैनेजर सहित अन्य पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 22 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग है। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन की फीस देनी होगी, जबकि SC, ST, PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 100 रुपये है। आवेदन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। फसल सहायता योजना के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी है। सहकारिता विभाग ने रबी फसलों में हुई क्षति पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए फसल सहायता योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की तिथि 31 मार्च तक थी। इस योजना के तहत गेहूं, मकई, ईख, चना, अरहर, मसूर, राई, सरसों, प्याज, आलू, टमाटर, गोभी और बैंगन जैसी फसलों के लिए विभिन्न जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। टैक्स डिफॉल्टरों के लिए सुनहरा मौका। बिहार परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टरों के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान किया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक सर्व क्षमा योजना के तहत वाहन मालिकों को एक मुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है। यदि आपने टैक्स जमा नहीं किया या देरी हुई है तो अब इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बच सकते हैं। टैक्स डिफॉल्टरों को मूल कर और 30% अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी और इस योजना का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मिलेगा। इसलिए वाहन मालिकों को जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करना चाहिए। पटना से राजगीर की दूरी अब रह जाएगी महज 77 किलोमीटर। जी हां, पटना से राजगीर की दूरी जल्द ही कम होने वाली है, क्योंकि राजगीर करौटा टूरिस्ट वे पर गाड़ियां चलने शुरू हो जाएंगी और इस सड़क के निर्माण से पटना से राजगीर की दूरी 31 किलोमीटर घटकर 77 किलोमीटर रह जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस 4 लेन सड़क परियोजना की आधारशिला रखी और जो नालंदा जिले और राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह परियोजना राजगीर के पर्यटन और धार्मिक महत्व को बढ़ाएगी। सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करौटा पथ का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और आगे जाकर यह रोड करौटा राजगीर टूरिस्ट वे के रूप में विकसित होगा। बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए 15,000 पदों पर आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। आवेदन 27 मार्च से 16 अप्रैल 2025 तक www.onlinebhg.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। भर्ती 37 जिलों में होगी, जिसमें महिलाओं के लिए 5094 पद आरक्षित हैं। चयन शारीरिक परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक शामिल हैं। पुरुषों को 1600 मीटर 6 मिनट में, महिलाओं को 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा। आवेदन शुल्क गैर आरक्षित EBC, MBC, BC के लिए 200 रुपये और SC, ST महिलाओं के लिए 100 रुपये है। शारीरिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनेगी। बिहार
विधानसभा सत्र 28 की बजाय 27 को होगा समाप्त। जी हां, बिहार विधानसभा का बजट सत्र अब 28 मार्च की बजाय 27 मार्च को ही समाप्त होगा। इसका कारण रमजान के अंतिम जुमे पर 28 मार्च को बैठक नहीं करने की सहमति है, जिसे सभी दलों ने स्वीकार किया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने मंजूरी दी। 28 मार्च को सदन में गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होनी थी, जो अब 27 मार्च को यानी आज होगी। और इस निर्णय के पीछे रमजान के अंतिम जुमा का धार्मिक महत्व था। सत्र के दौरान वक्फ बिल को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में आवेदन की अंतिम तिथि। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र सहरसा और पूर्णिया में नए बैचों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन केंद्रों में संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि सहरसा जिला में एसएससी रेलवे के लिए 8/4/2025 है, यानी 8 अप्रैल 2025 है। बीपीएससी के लिए 8 मई 2025, पूर्णिया जिला में एसएससी के लिए 31 मार्च 2025, बीपीएससी के लिए 31 मार्च 2025 है। अतः इच्छुक उम्मीदवारों को समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। पुनौरा धाम में मां सीता का बनेगा भव्य मंदिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीता मैया के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की है और इस मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा, जो सनातन संस्कृति को मजबूत करेगा। नित्यानंद राय ने कहा कि भगवान राम और मां सीता दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और उनके मंदिरों का निर्माण भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा देगा। पुनौरा धाम, जिसे जानकी जन्मभूमि भी कहा जाता है, यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सरकार ने पर्यटकीय सुविधाओं और आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़ी राशि प्रदान की है। और इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपका साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफ़र में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। अब बिना थर्ड पार्टी ऐप के दिखेगा कॉलर का नाम। जियो, एयरटेल और वीआई जल्द ही भारतीय मोबाइल यूजर्स को न्यू कॉलर नेम प्रेजेंटेशन फीचर प्रदान करेंगे, जिससे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम दिखेगा। और यह सेवा एचपी, डेल, इरिक्सन और नोकिया जैसे वेंडर्स के साथ साझेदारी में उपलब्ध कराई जाएगी। CNAP का उद्देश्य कॉलर आइडेंटिफिकेशन को बेहतर बनाना और स्पैम कॉल्स को नियंत्रित करना है। TRAI और DOT ने पहले ही इसकी सिफारिश की थी। मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने 2022 में इसे अनिवार्य किया था और इससे ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स का विकल्प मिलेगा, जिससे यूजर्स अनजान कॉल्स से बच सकेंगे। डोमिसाइल नीति लागू करने पर सरकार ने स्पष्ट किया अपना रुख। बिहार विधानसभा में डोमिसाइल नीति को लेकर विपक्ष ने मांग उठाई। इस पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षित पदों पर सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों की ही बहाली की जा रही है, जबकि अन्य पदों पर दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को मौका मिल रहा है। माले विधायक संदीप सौरभ ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था, जिस पर मंत्री ने बताया कि ये क्षैतिज आरक्षण के तहत आता है, इसलिए सरकार का नियम लागू। 5 वन वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 5 वन वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेनें विभिन्न स्थानों से आनंद विहार तक चलेगी, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इन ट्रेनों में साधारण श्रेणी के कोच होंगे। इनमें गाड़ी संख्या 03391 राजगीर आनंद विहार, गाड़ी संख्या 03299 दानापुर आनंद विहार, गाड़ी संख्या 03399 गया आनंद विहार, गाड़ी संख्या 03395 गया आनंद विहार और गाड़ी संख्या 05581 दरभंगा आनंद विहार शामिल है। और इन ट्रेनों का संचालन 27 मार्च यानी आज से 2 अप्रैल 2025 तक होगा, जिससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी।
मनोज बाजपेयी ने ओटीटी प्ले अवार्ड 2025 में मचाया धमाल। ओटीटी प्ले अवार्ड्स 2025 में मनोज बाजपेयी ने अपनी फिल्म डिस्पैच के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। 22 मार्च को मुंबई के JW मैरियट में हुए इस अवार्ड फंक्शन में फिल्मी जगत के कई बड़े सितारे शामिल हुए, जिनमें मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत, काजोल, राजकुमार राव और अदिति राव हैदरी जैसी नामी कलाकार शामिल थे। मनोज बाजपेयी के लिए यह अवार्ड उनकी शानदार एक्टिंग का सम्मान था, जिसे उन्होंने दर्शकों और क्रिटिक्स से बराबर सराहा। उनके अभिनय की सटीकता और गहराई ने उन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा, जिससे उनकी प्रतिभा को और भी अधिक मान्यता मिली। मधेपुरा ने भारतीय रेलवे को 500वां ई लोकोमोटिव सौंपा। जी हां, मधेपुरा रेल इंजन कारखाने ने इतिहास रचते हुए भारतीय रेलवे को 500वां पूर्णतया भारत निर्मित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सौंपा। एल्स्टॉम द्वारा निर्मित इस 500वें WAG-12BE लोकोमोटिव की हरी झंडी मनीष कुमार और एल्स्टॉम के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिखाई। इस परियोजना के तहत 800 हाई पावर वाले डबल सेक्शन इंजन बनाए जाएंगे, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6000 टन रेक खींचने में सक्षम है। और यह मेक इन इंडिया पहल का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें 85% घटक स्थानीय स्तर पर निर्मित होते हैं, जिससे भारत की विनिर्माण क्षमता मजबूत हो रही है। गोपालगंज ने कटिहार को हराकर जीती ट्रॉफी। BCA मेंस सीनियर ट्रॉफी के फाइनल में गोपालगंज ने कटिहार को 141 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। गोपालगंज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 ओवर 3 गेंद में 304 रन बनाए, जिसमें आर्यन राज ने 98 रन, प्रशांत कुमार ने 62 रन और उत्कर्ष सिंह ने 39 रन बनाए। कटिहार की टीम 33 ओवर 4 गेंद में 163 रन ही बना सकी, जिसमें अभिषेक कुमार ने 52 रन बनाए। गोपालगंज के गेंदबाज आमोद यादव ने 47 रन देकर 4 विकेट झटके। इस प्रभावी जीत के साथ गोपालगंज ने ट्रॉफी जीती और बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने टीम की सफलता पर उन्हें बधाई। अब ATM से पैसे निकालना होगा महंगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ATM इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 1 मई 2025 से लागू होगी। इसके तहत अगर आप अपने होम बैंक नेटवर्क के बाहर ATM से पैसे निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो आपको अधिक चार्ज देना होगा। वर्तमान में दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर 17 रुपए का चार्ज लगता था, जो अब बढ़कर 19 रुपए हो जाएगा और बैलेंस चेक करने पर 6 रुपए की बजाय 7 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क तब लागू होगा जब यूजर अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से अधिक ट्रांजैक्शन करेंगे। पटना में भवनों की FAR जांच का आदेश। नीतीश सरकार ने पटना में बने भवनों की जांच का आदेश दिया है। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने विधान परिषद में बताया कि विभाग की वरीय अधिकारियों की टीम FAR यानी फर्श क्षेत्र अनुपात के उल्लंघन की जांच करेगी। पहले सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक बने भवनों की जांच होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और पटना में नए वेंडिंग जोन भी बनाए जाएंगे। उप महापौर की शक्तियों को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। बिहार में बच्चों में ठिगनापन बढ़ रहा है, जबकि दुबलापन और वजन की कमी आई है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5/2019-21 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 42.9% बच्चों में ठिगनापन था, जो अब बढ़कर 47.09% हो गया है। हालांकि दुबलापन 22.9% से घटकर 9.58% और कम वजन 41% से घटकर 24.9% हो गया है। और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियानों का सकारात्मक असर देखा जा रहा है। अरवल जिले में बच्चों के इलाज के लिए शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी है, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है और कई नवजात बच्चों की जान भी जा रही है। लू लगने के लक्षण और बचाव के प्रभावी उपाय। लू लगने पर चक्कर आना, घबराहट, तेज धड़कन होना, बेहोशी, सिर दर्द, ज्यादा पसीना आना, सूखी त्वचा होना, जी मिचलाना और तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कड़ी धूप से बचें और खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी पीते रहें ताकि यूरिन का रंग हल्का रहे। हल्का भोजन करें और कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ का सेवन करें। घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, नींबू पानी आदि का सेवन करें। मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा और नींबू खाएं। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें और शारीरिक परिश्रम से बचें। यह जानकारी आपदा प्रबंधन द्वारा उसके एक्स अकाउंट से साझा की गई है। बिहार में बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगा गर्मी का असर। जी हां, बिहार का मौसम अगले कुछ दिनों में गर्म रहेगा। तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि लू के हालात बनने की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे तक मौसम शुष्क रहेगा और बक्सर में पारा 37 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। खगड़िया का न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री तक बढ़ा
राज्य में अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहेगा और कुछ जिलों में 35 डिग्री तक तापमान हो सकता है। पटना में आज तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और तेज पछुआ हवा चलने की संभावना है। जाने क्या होती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता और नियम। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी की वैधता आमतौर पर 6 महीने तक होती है, लेकिन यह वाहन के प्रकार और राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। अगर 2 व्हीलर बाइक के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता की बात की जाए तो 3 से 6 महीने तक हो सकती है, जबकि कार के लिए यह 1 साल तक हो सकता है। नई गाड़ी के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल होती है, जबकि पुरानी गाड़ी के लिए कुछ शर्तों के तहत 6 महीने बाइक और 1 साल के लिए कार तक मान्य हो सकता है। अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। लालू यादव को भारत रत्न देने का प्रस्ताव खारिज। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग खारिज कर दी गई। राजद के विधायक मुकेश रोशन ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिहार सरकार से केंद्र सरकार को लालू यादव को भारत रत्न देने की सिफारिश करने की मांग की गई, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जब मुकेश रोशन ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो विधानसभा स्पीकर ने वोटिंग कराई और प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज कर दिया। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने यह साफ कर दिया कि लालू यादव को भारत रत्न नहीं मिलेगा। आज खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला। आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला 27 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रन से हराया, जबकि लखनऊ को दिल्ली कैपिटल्स से 1 विकेट से हार मिली। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन तेज गेंदबाजों को यहां मदद मिल सकती है। दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबलों में लखनऊ ने 3 बार जीत हासिल की है, जबकि हैदराबाद ने 1 बार जीत दर्ज की। हैदराबाद के मैदान पर दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले हैं, जहां दोनों टीम ने 1-1 मैच जीता है। इसके साथ ही हमें आप ये भी बताएं कि आज के इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 27 मार्च 2008 को अंतरिक्ष यान एंडेवर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा। 1999 में मुरली श्रीशंकर भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी थे, उनका जन्म हुआ। 1923 में धर्मपाल गुलाटी भारत के दिग्गज मसाला कंपनी एमजीएच के मालिक थे, उनका जन्म हुआ था। 1923 में लीला दुबे एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान थी, उनका जन्म हुआ। और 1898 में सर सैयद अहमद खान भारतीय बौद्धिक मुस्लिम थे, उनका निधन हुआ था। और आज के ही दिन विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट को लेकर खुलासा। एक फर्जी वेबसाइट जो कि सर्व शिक्षा अभियान.com ने खुद को भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट के रूप में प्रस्तुत किया है। यह वेबसाइट फर्जी नौकरी के अवसर प्रदान कर रही है और लोगों को धोखा दे रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पुष्टि की है कि यह वेबसाइट भारत सरकार से संबद्ध नहीं है और इसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। इसके बजाय सर्व शिक्षा अभियान की असली वेबसाइट समग्र.education.gov.in है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस फर्जी वेबसाइट से दूर रहें और किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। सारण में फर्जी खबर फैलाने पर 11 पर एफआईआर दर्ज। सारण में 11 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इन आरोपियों पर पुराने केस से जुड़ी भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगाया और यह कार्रवाई 25 मार्च को सारण साइबर थाने में कांड संख्या 85/25 के तहत की गई। आरोपियों पर बीएनएस और आईटी एक्ट की धारा 353(1)(b), 352 और 67 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्मी कंपोस्ट के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी बेगूसराय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेगूसराय। आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन बागमती, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसी। आज का तीसरा सवाल है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी प्रकाश झा, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी।
आज का चौथा सवाल है, साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेन्नई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, अनवर करीम खान, कृष्णा प्रसाद, रोशन कुमार, दामोदर कुमार, विनय कुमार, उमेश राम, दिव्या लक्ष्मी, सोमिका कुमारी, प्रीतम कुमार, आदित्य कुमार, रवि मोहन वर्मा, अभिषेक कुमार, हीरा लाल सिंह, दिनेश कुमार, नंद कुमार सिंह, अमित कुमार और बीरेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।